ये कहानी किसी खौफ की नहीं बल्कि एक ऐसे सफर की है जहां मंजिल खुद मुसाफिर को ढूंढने निकलती है। रात के 11 बज रहे थे। दिल्ली की उमस भरी गर्मी में भी समीर को अपनी कार के अंदर की ठंडक अजीब लग रही थी। समीर मल्होत्रा, उम्र 32 साल, एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जिसका जीवन कोड और डेडलाइंस के बीच सिमटा हुआ था। लेकिन आज उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर एक छोटा सा सूटकेस और एक शादी का कार्ड रखा था। हाँ माँ, मैं निकल गया हूँ, बस हाईवे चढ़ने ही वाला हूँ। समीर ने ईयरफोन कान में लगाते हुए कहा। दूसरी तरफ से माँ की आवाज में वही चिर परिचित चिंता थी। समीर, इतनी रात को निकलने की क्या जरूरत थी बेटा? सुबह चला जाता। वैसे भी तू पिछले 6 महीने से सोया नहीं है। तेरी तबीयत। माँ प्लीज। समीर ने बात काट दी। दीदी की शादी है परसों। बहुत काम बाकी है और रात में ट्रैफिक कम मिलता है। सुकून से गाड़ी चला पाऊंगा। आप सो जाओ। मैं सुबह नाश्ते तक मनाली पहुंच जाऊंगा। समीर ने फोन काटा और एक लंबी सांस ली। सच तो ये था कि उसे सुकून नहीं बल्कि भागने की आदत हो गई थी। 6 महीने पहले उसकी अपनी सगाई टूट गई थी। तब से उसे घर की दीवारी में दम घुटता महसूस होता था। उसे लगता था कि ये 7-8 घंटे का सफर उसे खुद से बात करने का मौका देगा। उसे क्या पता था कि आज रात रास्ता उससे बात करने वाला है। गुड़गांव पार करते ही शहर की रोशनियां पीछे छूट गईं। हाईवे अब एक अंतहीन काली पट्टी जैसा लग रहा था। रेडियो पर धीमा संगीत बज रहा था, लेकिन समीर का ध्यान बाहर की तरफ था। सड़कों के किनारे खड़ी झाड़ियां हेडलाइट की रोशनी में किसी झुके हुए इंसान जैसी लग रही थी। 1 घंटे बाद उसने गाड़ी की खिड़की थोड़ी नीचे की। बाहर की हवा वो दिल्ली वाली धूल नहीं थी। यहाँ हवा भारी थी, जैसे उसमें बहुत सारा मॉइस्चर और पुरानी मिट्टी की गंध मिली हो। रास्ते में कुछ दूरी पर उसे एक ढाबा दिखा। यादव ढाबा। कुछ ट्रक खड़े थे और एक कुत्ता दूर कहीं रो रहा था। समीर ने सोचा कि एक कड़क चाय पी ली जाए ताकि नींद का धोखा ना आए। गाड़ी खड़ी करके वो अंदर गया। ढाबे की बेंच पर एक अधेड़ उम्र का ड्राइवर बैठा था, जो अपनी थाली में रोटी के टुकड़े तोड़ रहा था। ढाबे का लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 15 साल होगी, टेबल साफ कर रहा था। छोटू, एक कड़क चाय, शक्कर कम, समीर ने कहा और बेंच पर बैठ गया। ड्राइवर ने अपनी नजर उठाई। उसने देखा समीर की आंखें में एक गहरी लालिमा थी, जैसे वो कई रातों से सोया ना हो। ड्राइवर ने पूछा, लंबा सफर है बाबूजी? हाँ जी, मैं मनाली जा रहा हूँ, समीर ने जवाब दिया। ड्राइवर ने एक लंबी सांस ली। मनाली? वाया एक्सप्रेसवे या वो पुराना जंगल वाला रास्ता? एक्सप्रेसवे पर तो काम चल रहा है ना, तो वो लिंक रोड वाला रास्ता लेना पड़ेगा शायद, समीर ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। ड्राइवर के हाथ रुक गए। उसने अपने पास रखे पानी के गिलास को जोर से पकड़ा। बाबूजी, अगर हो सके तो ये रात यहीं काट लो या फिर सुबह तक रुक जाओ। वो जो जंगल वाला लिंक रोड है ना, आज की रात वो सही नहीं है। समीर मुस्कुराया। क्यों? लुटेरे है क्या उधर, या फिर पुलिस का चक्कर है? ड्राइवर ने अपना सिर हिलाया।
लुटेरों से तो लड़ लोगे, पुलिस को पैसे दे दोगे, लेकिन जो चीज रास्ता रोक कर खड़ी हो जाए और दिखाई भी ना दे, उससे कैसे निपटोगे? आज अमावस की शुरुआत है। उन रास्तों पर कुछ पुरानी वादी ताजा हो जाती हैं। समीर को लगा कि ये पुराने ट्रक वालों की आदत होती है, कहानियां सुनाना, ताकि सफर का बोरियत कम हो। अरे भाई साहब, ये सब कहानियां पुरानी हो गई हैं। अब हर हाथ में मोबाइल है, हर मोड़ पर टावर है। भूत प्रेत भी अब सिग्नल के डर से भाग जाएंगे। तभी ड्रागवी का मालिक, एक बुजुर्ग आदमी जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, काउंटर से बाहर आया। उसने समीर के पास एक बिस्किट का पैकेट रखा। बाबूजी, जो ड्राइवर भाई गलत नहीं कह रहे हैं। हम यहाँ 30 साल से हैं। मैंने देखा है कि साल में एक दो रात ऐसी होती है जब परिंदा भी उस जंगल में पैर नहीं मारता। लोग लोग कहते हैं वो वो निकलते हैं। कौन वो? समीर की दिलचस्पी थोड़ी बढ़ी, पर डर अभी भी नहीं था। बुजुर्ग ने आवाज धीमी कर ली। लोग उसे बारात कहते हैं, पर वो खुशियों वाली बारात नहीं होती। सुना है 100 साल पहले इस इलाके में एक हादसा हुआ था। पूरी की पूरी बारात आग की भेंट चढ़ गई थी। तब से वो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर उनकी आवाज सुन ली तो कानों में रुई डाल लेना, और अगर उनकी खुशबू आ गई तो बस भगवान को याद करना। समीर ने पैसे दिए और अपनी कार की तरफ बढ़ा। उसे अपनी लॉजिक पर पूरा भरोसा था। उसने मन ही मन सोचा, बारात, सच में? ओह, लोग आज भी इन कहानियों पर यकीन करते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते समय उसने पीछे मुड़कर देखा। ड्राइवर और ढाबे वाला अभी भी उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में हमदर्दी थी या खौफ, समीर समझ नहीं पाया। अगले 20 किलोमीटर तक रास्ता बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जैसे ही उसने नीलगिरी वाला मोड़ से गाड़ी अंदर डाली, मंजर बदलने लगा। हाईवे की चौड़ी सड़क अब एक तंग रास्ते में बदल गई थी। दोनों तरफ पुराने बरगद का और पीपल के पेड़ थे, जिनकी टहनियां सड़क के ऊपर आकर एक दूसरे से गुथ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कार किसी सुरंग के अंदर जा रही हो। समर ने एसी बंद कर दिया और शीशे थोड़े नीचे किए। अजीब बात है, जंगल में झींगरों का शोर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सन्नाटा इतना गहरा है। अचानक गाड़ी के अंदर एक गंध फैली। ये बहुत हल्की थी, गुलाब के इत्र की खुशबू, जैसे कोई दुल्हन पास से गुजरी हो। समीर ने सोचा शायद आसपास कहीं जंगली फूल खिले होंगे, लेकिन अगले ही पल वो खुशबू बदल गई। अब उसमें कुछ जलने की गंध नहीं थी, टायरों के जलने जैसी नहीं, बल्कि जैसे कोई पुराना कपड़ा या मांस जल रहा हो। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसका दिल अब सीने से जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने अपनी माँ की वो बात याद आई, ठीक, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू थका हुआ है। हाँ, मैं बस थका हुआ हूँ, ये दिमाग का वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी। तभी उसे सुनाई दिया एक शहनाई की आवाज, बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन इतनी साफ जैसे गाड़ी के पीछे वाली सीट पर कोई बैठ के बजा रहा हो।
उसके साथ एक ढोल की थाप जुड़ गई। समीर ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। उसका गला सूख रहा था। उसने डैशबोर्ड पर रखा पानी की बोतल उठाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। सड़क के बीचों बीच कोहरा अचानक इतना घना हो गया कि उसे आगे का कुछ दिखाई देना बंद हो गया। उसने हेडलाइट को हाई बीम पर किया। कोहरे के बीच से एक धुंधली रोशनियां दिखाई दी। मशाल, एक नहीं 10, 20, 50। वो बारात थी। वो लोग नाच रहे थे। वो बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके कपड़े धूल से सने और जगह जगह से जले हुए थे। शहनाइयां की आवाज अभी चीख जैसी लग रही थी। समीर ने गाड़ी को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन गियरबॉक्स जैसे जाम हो गया था। बारात अब गाड़ी के बिल्कुल करीब थी। बारातियों के चेहरे उनके चेहरे नहीं थे, बस झुलसी हुई खाल और खाली आंखें थी। और सबसे डरावनी बात, उन सबके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वह जमीन पर चल नहीं रही थी, बल्कि फिसट रहे थे। समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ट्रक ड्राइवर की बात याद आई। आंखें बंद कर लेना। बाहर से बारातियों की गुनगुनाहट आने लगी। आ गया दूल्हा, आ गया, रास्ता मिल गया। गाड़ी के शीशे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। समीर ने डरते हुए आंखें खोली। खिड़की के उस पार एक औरत खड़ी थी। उसने लाल जोड़ा पहन रखा था, लेकिन वो लहू से लथपथ था। उसके चेहरे पर आधा हिस्सा पूरी तरह काला पड़ चुका था, जैसे किसी आग ने उसे चाटा हो। उसकी आंखों में कोई बुद्धि नहीं थी, बस सफेद शून्य था। उसने अपनी उंगली से समीर की तरफ इशारा किया। मेरे साथ चलो। लेकिन समीर को अपने दिमाग के अंदर ये आवाज सुनाई दी। अचानक कार का लॉक अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, जिसमें गुलाब और जलती हुई हड्डियों की मिली जुली गंध थी। समीर को महसूस हुआ कि उसके हाथ पैर अब उसके वश में नहीं है। वह एक सम्मोहन में था। वह धीरे से गाड़ी से बाहर निकला। चारों तरफ खड़ी उस बारात ने रास्ता दे दिया। शहनाइयां अब कानों के पर्दे फाड़ने को तैयार थी। जैसे ही वह उस दुल्हन के करीब पहुंचा, उसने देखा कि बारात के अंत में एक पालकी खड़ी थी। वह पालकी समीर के लिए थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण नीलगिरी के जंगल पर पड़ी, तो एक गश्ती पुलिस की गाड़ी को सड़क किनारे एक लावारिस एसयूवी मिली। गाड़ी का इंजन चालू था, हेडलाइट्स ऑन थी, ड्राइवर का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। अंदर समीर का मोबाइल फोन पड़ा था, जिस पर माँ के 24 मिस कॉल थे। पुलिस ने आसपास तलाशी ली, लेकिन वहां कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। धूल बड़ी सड़क पर बस एक चीज अजीब थी, समीर के जूतों के निशान कार से निकलकर जंगल की गहराइयों की तरफ जा रहे थे। लेकिन उन निशानों के साथ हजारों ऐसे पैर के निशान थे जो उल्टे थे। जैसे जैसे निशान जंगल के अंदर जा रहे थे, समीर के पैरों के निशान भी धीरे धीरे मुड़ने लगे थे। और अंत में
वह भी उल्टे हो गए थे। आज भी उस इलाके के लोग कहते हैं, जब भी किसी जवान लड़के की शादी होने वाली हो और वो उस रास्ते में रात में गुजरता है, तो उसे एक दूल्हा दिखाई देता है जो अपनी गाड़ी छोड़कर हवा में नाचते हुए जंगल में चला जाता है। समीर अब घर नहीं पहुंचने वाला था। वह अब बारात का हिस्सा था। वह अब बारात का हिस्सा था। तो ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अंधेरे में थोड़ा संभाल कर।